हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे आप सभी, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स का लेसन नंबर 5 द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का पार्ट 3 बिजनेस लॉ का। तो ये जो पार्ट है ये फाइनल पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। ठीक है, इसके पार्ट के बाद ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपका देन एक और चैप्टर रह जाता है, वो है एलएलपी वाला, जो लास्ट यूनिट में जो 3 से 4 चैप्टर आपके दे रखे हैं पूरा एलएलपी का है। ठीक है, तो उसको मैं जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस वीक के अंदर अंदर वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद देन हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंस फॉर एवरीवन में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपका स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको किसकी सीरीज चाहिए पहले, तो उस हिसाब से सबसे पहले वो ही लाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पार्ट 3 से। देखो इसके अंदर देखो पिछली वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पढ़ लिया था, सेल एंड एग्रीमेंट के बीच में डिफरेंस पढ़ लिया था, सेल्स एंड हायर परचेज के बीच में डिफरेंस पढ़ लिया था। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हमने क्लियर किए थे। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, हमने वारंटी कंडीशन के बारे में भी पढ़ लिया था, तो इसमें हम जानेंगे इम्प्लाइड वारंटीज क्या होती है। ठीक है, इम्प्लाइड वारंटी किसे कहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम वो डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 14 के हिसाब से डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, और बाकी इम्प्लाइड वारंटीज हो गई, और आपका एक लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जिसे हम कैविट एम्पटर कहते हैं। ठीक है, कैविट एम्पटर ये एक डॉक्ट्राइन होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट में। तो आप वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट में ये टॉपिक आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, इसका एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बात करें इम्प्लाइड वारंटी। देखो इम्प्लाइड का मतलब होता है जब आप अपनी एक्शन से कोई भी वारंटी दे दो, मतलब कुछ बताते नहीं हो कि वो वारंटी है उसकी। ठीक है, तो सेक्शन 14 क्या कहता है, तो सबसे पहला पॉइंट है द बायर मस्ट गेट क्विट पोसेशन। क्विट पोसेशन का मतलब होता है क्विट का मतलब होता है शांत, पोसेशन का मतलब होता है एक तरह से ऑनरशिप। जो शांति से आप ऑनरशिप दे देते हो, यानी कोई भी सेलर अगर परचेजर को शांति से ऑनरशिप दे देता है तो उसे हम क्या कहते हैं, क्विट पोसेशन कहते हैं। यानी गुड्स की ऑनरशिप, गुड्स पर राइट जो भी उसका अधिकार है वो उसे ट्रांसफर कर देता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर जो क्विट पोजीशन होता है उसे क्या कहते हैं, इम्प्लाइड वारंटी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए हैड गिवन हिज बाइसिकल ऑन हायर फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days टू बी। ए ने क्या कर दिया, अपनी जो बाइसिकल थी यानी साइकिल थी उसको 10 दिन के लिए बी को रेंट पे दे दी। ठीक है, हायर पे दे दी। सून आफ्टर ए सोल्ड इट टू सी। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद ए ने क्या कर दिया, वो सी को बेच दी बिना ये बताए कि जो वो साइकिल है वो किसके पास है, बी के पास है। ठीक है, बी इज एंटाइटल टू यूज द बाइसिकल ऑन द अकाउंट ऑफ हायर एग्रीमेंट। तो बी के पास क्या है, वो साइकिल है, तो बी क्या है, वो उसको यूज करेगा 10 दिनों के लिए। क्यों, क्योंकि उसने उसके लिए पैसा दिया है, उसने हायर किया, हायर एग्रीमेंट बनाया है। ठीक है, तो बी क्लेम कर सकता है साइकिल को सी से। अगर ठीक है, अगर सी को ए ने साइकिल दे दी तो बी क्या है, सी से क्लेम कर सकता है कि मेरे को साइकिल चाहिए। सी पोजीशन इज डिस्टर्ब, सी की जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो गई। ही इज एंटाइटल टू गेट डैमेज फ्रॉम ए। तो सी जो है ना एंटाइटल हो जाता है, वो उसके पास राइट आ जाता है कि वो ए से अपना डैमेज ले सकता है, क्योंकि उसने उसे पूरा नहीं बताया, उसने उसे ऑनरशिप क्विटली दे दी। ठीक है, बट उसको अच्छे से नहीं दी। क्यों, क्योंकि उसने पहले जो एग्रीमेंट बनाया था हायर का एग्रीमेंट वो बी के साथ बना रखा था, फिर देन इसने उसको भेज दिया। तो इसलिए ए के को डैमेज के लिए ये केस कर सकती है, उसे सूट कर सकती है। द गुड मस्ट बी फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस का मतलब होता है वजन। ठीक है, यानी कोई वजन चीज नहीं होनी चाहिए। दैट द गुड शैल बी फ्री फ्रॉम द चार्ज, मतलब इस पर कोई भी लीगल बर्डन नहीं होना चाहिए। फेवर ऑफ थर्ड पार्टी विच आर नॉट डिक्लेयर नॉन एज द बायर बिफोर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। ये सिर्फ देखो सिंपल देखो, आप इनकम्बरेंस का मतलब होता है एक तरह से भारी। ठीक है, भारी दबाव, ये दबाव वो नहीं कि आप वजन डाल रहे हो, वो वाला भारी नहीं। भारी का मतलब है कि आप पे कोई भी लीगल बर्डन ना पड़े, आप पे कोई भी चार्जेस ना लगाया जाए लीगली कि ऐसे जिससे आपका जो गुड्स है वो ज़्यादा महंगा हो जाए। ठीक है, और ना थर्ड पार्टी अपने आप को क्या करे, बायर डिक्लेयर करे। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, एनकम्बरेंस। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल ए प्लेज हिज बाइसिकल विथ सी फॉर लोन 10,000 रुपए, सॉरी 100 रुपए। ठीक है, तो ए ने क्या प्लेज बनाया, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज पढ़ा था, तो ये वही वाला प्लेज है। ठीक है, प्लेज बनाया बाइसिकल विथ सी से के साथ लोन लेने के लिए ए ने क्या है प्लेज बनाया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज 100 रुपए का लोन लेने के लिए। एंड प्रॉमिस हिम टू गिव इट्स पोजीशन द नेक्स्ट डे, और ए ने प्रॉमिस किया सी से कि मैं तुम्हें इसका पोजीशन जो है, इसका जो डिलीवरी है या इसका ऑनरशिप जो है वो नेक्स्ट डे दूंगा। सून आफ्टर ही सेल द बाइसिकल टू बी, फिर ए ने क्या कर दिया, उसके बाद ही अगले दिन ही बी को क्या कर दी, बाइसिकल बेच दी। एन इनोसेंट बायर, बी के एक इनोसेंट बायर, उसे तो ये भी नहीं पता कि सी को उसने लोन के लिए बाइसिकल दे दी अपनी। ठीक है, हु डज नो अबाउट द फैक्ट ऑफ बाइसिकल वी प्लेज्ड, उसको ये नहीं पता कि जो बाइसिकल है वो प्लेज्ड हो चुके हैं, यानी उसको प्लेज कर चुके हैं। बी में आइदर आस्क ए टू क्लियर लोन, या तो वो ए को बोलेगा कि भाई तुम अपना लोन क्लियर करो, या वो अपना पैसा वापस ले लेगा, या उसके खिलाफ ए के खिलाफ क्या कर देगा, सूट कर देगा अपनी रिकवरी के लिए, जो भी उसने इंटरेस्ट दे रहा है उसे। ठीक है, जो भी उसे पैसा देगा इंटरेस्ट के साथ वो ए से लेने के लिए उसे सूट कर सकता है, यानी केस कर सकता है उस पर। बाय यूजेस ऑफ ट्रेड, an implied warranty and condition as to quality fitness of a particular purpose may be annexed by use of trade, यानी सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 कहता है, ये कहता है देखो जो भी आपकी वारंटी और कंडीशन है ना उसको यूज करना है। ठीक है, यानी अपने ट्रेड के टाइम पे यूज करना है उसको। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्लाइड कंडीशन। सेक्शन 14 to 17 कहता है इन केस ऑफ सेल के केस में ही हैज राइट टू सेल द गुड्स, उसके पर्सन के पास क्या है कि राइट है कि वो क्या गुड्स को सेल करेगा। एंड इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होगा, ही विल हैव द राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन प्रॉपर्टी इज टू पास, यानी जहां पे जो आपकी प्रॉपर्टी वो बिकी नहीं है और जिसको आप बेच रहे हो, ठीक है, वो पास है तो उसको आपको दे देना है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन एज द टाइटल, इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द फर्स्ट इम्प्लाइड पार्ट ऑफ द सेलर का पहला पार्ट क्या होगा, इन केस ऑफ सेल ही हैज राइट टू सेल, यानी सीधे को सेलर का सबसे पहला कंडीशन क्या होती है कि उसको क्या करना है अपने, इन केस ऑफ सेल केस में बोल रहा हूँ कि उसको अपने जो गुड्स है वो बेचने हैं। और अगर हम एग्रीमेंट टू सेल की बात करें, ही विल हैव द राइट टू सेल द गिफ्ट्स, जो भी प्रॉपर्टी गुड्स, ठीक है, उसको जब सेल करेगा जब बायर की इच्छा होगी। ठीक है, बायर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट द एंड रिकवरी द प्राइस टर्न आउट और टू बी डिफेक्टिव। देखो बायर ये एंटाइटल नहीं करता कि वो रिजेक्ट कर देगा गुड्स को और रिकवरी के लिए अपने प्राइस को रिकवर करने के लिए सूट कर देगा कि ये डिफेक्टिव है। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकता, तो अगर वो डिफेक्टिव हुआ तो ही वो सूट करेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एज अ टाइटल। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए बॉट अ ट्रैक्टर फ्रॉम अनदर पर्सन बी, ए ने क्या कर दिया, बी से एक ट्रैक्टर खरीदा। द पर्सन बी हैड नो टाइटल टू द ट्रैक्टर, बट जो बी है उसके पास कोई टाइटल नहीं है ट्रैक्टर का, यानी ना वो बनाता है ट्रैक्टर ना उसका वो है। पर्सन ए देन गोज ऑन द यूज ऑफ ट्रैक्टर 3 months, ए ने क्या कर दिया 3 महीने तक ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया। 3 महीने बाद द लीगल ऑनर ऑफ ट्रैक्टर स्पॉट इज डिमांड इज बैक फ्रॉम ए, फिर जो देखो 3 महीने यूज किया, 3 महीने बाद जो ट्रैक्टर का रियल ऑनर था ना वो आया, लीगल ऑनर जो भी था ए के पास, और उससे बोला कि तुम मुझे मेरा ट्रैक्टर वापस कर दो। द लॉ होल्ड दैट ए इज बाउंड विद इन द लॉ टू हैंड ओवर द ट्रैक्टर रियल ऑनर ऑफ द ट्रैक्टर। अब लॉ की तरफ से ए है बाउंड, ए बाउंड है यानी उसको देना ही पड़ेगा, एक बाउंड है कि उसे लॉ के अंतर्गत अपना ट्रैक्टर रियल ऑनर को देना पड़ेगा। ए हैज द राइट टू स्यू बी, ए के पास ये राइट है कि वो बी को स्यू कर सकता है। ठीक है, और अपने रिकवर जो भी उसने जिस अमाउंट से उसे परचेज किया था उस अमाउंट को वो रिकवर कर सकता है बी से। अगला है कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। If there is a contract of sale by a description, a default implied condition is that these goods must correspond with the description. The buyer is not bound to accept pay for the goods which are accordance with the description of goods. यानी डिस्क्रिप्शन दे रखी है और उसके अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन में मान लो दे रखा है कि ये इसने ले रखा है ऐसे वगैरह। ठीक है, तो इसमें क्या है जो बायर और बाउंड नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करेगा और उसको पे करेगा।
ठीक है। सपोज अ शिप वॉज कॉन्ट्रैक्टेड टू बी सोल्ड, यानी एक शिप है जिसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया सोल्ड करने का, कॉपर फेस्टन वेसल, ठीक है, बट एक्चुअली इट वॉज ओनली पार्टली कॉपर फेस्टन। दिस मीन्स द गुड्स डिड नॉट कॉरस्पॉन्ड द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये सिर्फ ये गुड्स है जो बेच रहे हैं, ठीक है। और इफ बायर टुक द गुड्स ही क्लेम डैमेज फॉर ब्रीच। अगर देखो मान लो दे कैन रिटर्न, मतलब वो क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकता है अपने गुड्स को। अगर बायर मान लो बायर को गुड्स नहीं मिला, ठीक है, या कुछ भी हो गया गुड्स को, वो शिप से आ रहा था, कुछ भी हो गया उसके गुड्स को, तो वो क्या कर सकता है, वो अपने डैमेज के लिए, जो भी उसे डैमेज हुआ है उसके लिए तो जो सेलर है उस पर केस कर सकता है, या उसको रिकवर कर सकता है, ब्रीच कर सकता है उसको, ठीक है। डैमेज हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डैमेजेस पढ़े थे, ठीक है, तो ये यहाँ पे वो टॉपिक आ जाता है। कंडीशन एज टू क्वालिटी फिटनेस एंड पर्टिकुलर पर्पज, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज द क्वालिटी, यानी देखो आपको जो भी आपको गुड्स खरीदने हैं उसकी क्वालिटी पहले देखनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आप ये नहीं कि अपने आप से ले आओ फिर उसके बाद आप उस पर केस कर रहे हो। द कंडीशन एज द रीजनेबल फिटनेस, यानी आपको देखना पड़ेगा कि वो गुड सही है या नहीं, ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट है या नहीं है। अब इसमें देखो कंडीशन, फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इफ द बायर हैड मेड नोज द सेलर द पर्पज ऑफ हिज परचेज, अगर देखो बायर जानता है कि जो सेलर है वो किस पर्पज से अपने गुड्स को सेल कर रहा है, ठीक है, तो ये क्वालिटी देख सकता है। एंड द बायर रिलीज द सेलर्स स्किल जजमेंट, यानी जो बायर है वो रिलीज करता है कि सेलर की स्किल को और जजमेंट को देखता है, ठीक है। सेलर बिजनेस टू सप्लाई गुड्स ऑफ द डिस्क्रिप्शन, अगर वो डिस्क्रिप्शन के साथ सेलर अपने गुड्स को सप्लाई करता है तो अभी ये उसके लिए सेटिस्फाई हो जाता है। इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ मर्केंटेबिलिटी, ठीक है, मर्चेंटेबिलिटी, दिस इज द इम्प्लाइड ओनली वेयर सेल इज डिस्क्रिप्शन, यानी जहां पे सेल का डिस्क्रिप्शन होता है सिर्फ वहीं पे अप्लाइड होता है, ठीक है। शुड बी मर्चेंटेबल क्वालिटी, द गुड्स मस्ट बी सच एज अ रीजनेबल सेलेबल अंडर द डिस्क्रिप्शन बाय, मतलब ये क्या है, मार्केट में सेलेबल होना चाहिए। जो भी आप को कोई पर्सन गुड्स बेच रहा है तो मार्केट में बेचने लायक होना चाहिए कि वो मार्केट में बिक सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए परचेज अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ब्लैक yarn फ्रॉम बी, ठीक है, वो इज अ डीलर इन yarn, ठीक है, तो yarn खरीदता है ब्लैक, एक जो ए है, ठीक है, बी से। अब बी क्या इसका डीलर है। ए फाइंड द ब्लैक yarn टू बी डैमेज, उसने देखा कि जो ब्लैक yarn है वो डैमेज है, ठीक है, वाइट एंड से, यानी सफेद चींटियों से। द कंडीशन ऑफ मर्केंटेबिलिटी हैज बीन ब्रोकन, क्यों, क्योंकि जो वो एंटाइटल रिजेक्ट अन मर्चेंटेबल, ठीक है, जो मर्चेंटेबल था वो रिजेक्ट हो चुका है, इसलिए ये क्या है, वो जो उसका कॉन्ट्रैक्ट था वो ब्रोकन हो जाता है। इम्प्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बाय सिंपल, इन केस ऑफ Stables provision, there is another implied condition that goods have sold wholesome in addition to implied mercantability. फॉर एग्जाम्पल ए सप्लाइज बी विद मिल्क, ए क्या है, बी को मिल्क यानी दूध सप्लाई करता है। द मिल्क कंटेन्स बैक्टीरिया एंड बीस वाइफ कंज्यूम द मिल्क एंड इज डायग्नोस्ड विद द डिसीज। देखो उसने जो ए ने बी को मिल्क दिया उसमें बैक्टीरिया थे, बी की वाइफ ने उसे कंज्यूम कर लिया यानी उसको यूज कर लिया, अब वो हो गई बीमार, उसके अंदर कोई डिजीज आ गई। शी लेटर्स कम्स द डिसीज, उसको डिसीज जो ज़्यादा बढ़ गया। देयर वॉज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन फिटनेस सप्लाईज, ए वॉज लायबल फॉर डैमेज, जो भी बी को हो रहा है, यानी जो भी बी की वाइफ को के इलाज में पैसे लगेंगे, ठीक है, मेडिकल में पैसा लगेगा, वो सब कौन देगा, ए देगा, क्यों, क्योंकि वो लायबल है। अब बात करते हैं एक्सप्रेस कंडीशंस की। एन एक्सप्रेस कंडीशन इन स्टिपुलेशन एसेंशियल टू मेन फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो एक्सप्रेस कंडीशन होता है जो बोल के बताता है, कोई भी दो पर्सन जब अपने अपने बता देते कि भाई देख मेरी ये कंडीशन है, तुझे ये फुलफिल करनी पड़ेगी तभी मैं ये तो को गुड्स दूंगा या मैं खुद लूँगा, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ से शुरू होता है हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, कुछ पूछे ना पूछे ये टॉपिक जरूर आएगा। क्यों, क्योंकि ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का लास्ट टॉपिक है और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप
इसे तो बिल्कुल ना छोड़े। ठीक है, मैं आप इस पे स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, आप इसको मार्क करके रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अब देखो बात करते हैं क्या था, क्या डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर। कैविट एम्प्टर का मतलब होता है अवेयर करना। किससे अवेयर करना? एक परचेजर है, बायर है, उसे सेलर के जो भी वो बेच रहा है उससे अवेयर करना, जो भी मार्केट में थिंग्स गुड्स आ रही है उससे अवेयर करना कि वो कोई गलत थिंग ना खरीद ले और फिर उसके बाद वो पछताए ना। तो इससे ये कौन काम करता है? कैविट एम्प्टर करता है। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है एक तरह से रूल कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, जो बताता है, एक तरह से सेक्शन भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं हम इसे। कैविट एम्प्टर इज द लैटिन फ्रेज ट्रांसलेट लेट्स बायर बी अवेयर। बी अवेयर। ठीक है, किससे अवेयर करवाना? बायर को अवेयर करवाना। वट एग्जैक्टली डज दिस मीन? डज द सेलर हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी? जहाँ पे सेलर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती वहाँ पे कैविट एम्प्टर जो है वर्क करता है। आंसर क्या है? lie in the doctrine of caveat emptor. This doctrine says that seller will not be liable for this. अगर आपको कोई भी तकलीफ होती है तो उसके लिए जो सेलर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। द बायर हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, जो बायर है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि उसने वो गुड्स खुद चुनी है। सो द डॉक्ट्राइन अटेम्प्ट टू मेक बायर में कंसेशन ऑफ हिज चॉइस। तो इसलिए जो डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर है वो क्या करती है? वो बायर को चॉइस करने में कंसिशियस मदद करती है, यानी उसे अच्छी से अच्छी गुड्स चूज करने की सलाह देती है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बायर चेक क्वालिटी एंड यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट ही इज परचेजिंग। यानी देखो कैविट एम्प्टर कहता है, जो डॉक्टर वो कहता है कि जो बायर की ड्यूटी होती है कि वो अपनी कुछ क्वालिटी, जो भी गुड्स खरीद रहा है उसकी क्वालिटी चेक कर ले एक बार। ठीक है, यूजफुल है या नहीं जो भी प्रोडक्ट वो खरीद रहा है। इफ़ द प्रोडक्ट टर्न आउट डिफेक्टिव, ठीक है, अगर जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव निकलता है, डज नॉट लिव अप एंड पोटेंशियल तो विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अगर आपने खरीद लिया और बाद में वो डैमेज निकलता है, डिफेक्टिव निकलता है, तो उस पर सेलर की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए जो डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट एम्प्टर है वो कहता है कि जागो ग्राहक जागो। ठीक है, आपने ये सुना होगा जागो ग्राहक जागो। तो उसी तरह ये, ठीक है, ये अवेयर करता है कस्टमर्स को, परचेजर को, कि वो जो भी थिंग गुड्स खरीद रहा है उसको उसकी जो क्वालिटी है वो भी देख ले कि उसकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि और डिफेक्टिव तो नहीं है वो खरीदने से पहले, क्योंकि उसके बाद वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। द बायर कैन शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बायर क्या सेलर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर सकता है, यानी जो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सेलर पे थोप सकता है। 3 केसेस में 3 कंडीशन जो फुलफिल होने चाहिए। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली, इफ द बायर शेयर्स विद द सेलर हिज पर्पस फॉर परचेज। अगर बायर बताता सेलर को कि मैं इस पर्पस के लिए गुड्स खरीदना चाहता हूँ ये, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए गया बी के पास, बी गया, ठीक है, ए ने बोला बी को कि भाई मुझे एक लैपटॉप चाहिए 20,000 की रेंज में, ठीक है, और मुझे क्या है उससे ऑफिस का वर्क करना है। ठीक है, तो इसने अपनी जो है जो भी उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कंडीशन थी वो बता दी। आप जो सेलर है उसे फुलफिल करेगा, और अगर इसने कुछ ऐसा बता दे कि इसको मान लो इसके फुलफिलमेंट नहीं होती, ठीक है, इसका काम नहीं बनता, तो इसलिए ये जो बायर है उसके जो राइट है वो सेलर के पास चला जाता है। द बायर रियलाइज द नॉलेज। बायर को अगर रियलाइज हो जाती है, नॉलेज हो जाती है टेक्निकल एक्सपर्टीज की कि सेलर किस लिए वो गुड्स बेच रहा है। सेलर सेल्स सच गुड्स। सेलर जो भी गुड्स बेच रहा है उसे अच्छे से देखना है। अब एक और है एक्सेप्शन। अब इसकी क्या क्या एक्सेप्शन हो, किन किन केसों में नहीं माना जाएगा। फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर द बायर पर्पस, यानी देखो व्हेन द बायर इन्फॉर्म द सेलर पर्पस, जहाँ पे बायर को पता है कि सेलर का पर्पस क्या है बेचने का और सेलर क्यों बेच रहा है इस गुड्स को। इट इज द इम्प्लाइड, इट्स अ इम्प्लाइड सेलर जजमेंट। ठीक है, ये इम्प्लाइड सेलर का जजमेंट है। इट इज द ड्यूटी ऑफ सेलर देन इंश्योर गुड्स
डिजायर यूजेस, यानी उसको पहले मैच कर लेना है कि जो भी वो सेलर गुड्स बेच रहा है परचेजर को, बायर को, तो कि वो उसके लायक है या नहीं, जो उसने कंडीशन दी है वो फुलफिल होती है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल ए गोज टू बाय अ बाइसिकल, ए बी के पास गया कि मुझे एक बाइसाइकिल चाहिए। ही इन्फॉर्म्स बी, उसने बी को बताया कि उसको माउंटेन ट्रैकिंग के लिए चाहिए वो साइकिल बाइसिकल। इफ बी सेल्स हिज ऑर्डिनरी बाइसिकल दैट इनकेपेबल फुलफिलिंग इज पर्पस, अगर उसने नॉर्मल बाइक दे दी, ठीक है, और बी ने तो ए को, तो बी क्या है, ए की जो भी फुलफिलमेंट थी उसको इनकेपेबल कर रहा है और उसको फुलफिलमेंट नहीं कर रहा जो भी उसकी कंडीशन थी। तो इस केस में जो सेलर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अगर उसके गुड्स को कुछ होता है, ठीक है, या उसको कुछ होता है। ये प्रीस्ट वर्सेस लास्ट का ये कैश फ्लो था, इसे आप पढ़ सकते हो। अगला है गुड्स परचेज अंडर द ब्रांड नेम। अगर आप कोई भी ब्रांड नेम, देखो जैसे आपको पता होगा अगर आप शूज खरीदने जाते हो तो आपने पूमा सुना होगा, नाइक सुना होगा, स्पार्क सुना होगा, ये सब क्या ब्रांड नेम होते हैं, ठीक है। व्हेन द बायर बाइज अ प्रोडक्ट अंडर अ ट्रेड नेम ब्रांडेड, ठीक है, अगर आप जो कोई ब्रांडेड खरीदते हो या ट्रेड नेम के साथ खरीदते हो वहां पे सेलर क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, जो भी उसकी ब्रांड होती है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसके लिए जो ब्रांड है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। आपके लिए इम्प्लाइड कंडीशन होती है। गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, व्हेन द buyer buys the good based on the description there will be exception, यानी ये एक्सेप्शन होती है अगर वो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही अगर खरीदता है गुड्स को। इफ द गुड्स डू नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन, अगर वो अपनी जो भी गुड्स की डिस्क्रिप्शन है उसे मैच नहीं करता कि उसको उसके यूजेस के लिए है या नहीं, तो उसके लिए जो सेलर है, सेलर ही क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा इस केस में। Goods for marketable quality. Section 16 subsection 2 deal with the exception of marketability quality. The section state the seller who is selling goods description, जो भी डिस्क्रिप्शन के थ्रू बेच रहा है अपने गुड्स को, तो उस केस में क्या होगा, वो क्या होगा, जो भी सेलर होगा वो कैपेबल हो जाता है कि वो इसके जवाबदेही बन सकता है। सो इफ द गुड्स आर नॉट मार्केटेबल क्वालिटी, अगर जो गुड्स है वो मार्केटेबल क्वालिटी नहीं है, मार्केट में नहीं बेच सकती, तो इसके लिए सेलर बायर क्या है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इस केस में सिर्फ सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है। इफ द बायर हैज रीजनेबल चार्ज टू एग्जामिन द प्रोडक्ट, अगर बायर के पास कुछ समय है कि भाई उसे जल्दबाजी नहीं करनी, वो अभी इसको यूज करके देख सकता है कि कैसा है, तो ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होती, तो इस केस में तो बायर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल बाय सैंपल, इफ द बायर बाइज हिज गुड्स आफ्टर एग्जामिन द सैंपल, अगर कोई बायर है उसने उसका कोई भी सैंपल यूज किया गुड्स का, फिर वो खरीदता है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। इन रेस्ट ऑफ गुड्स रिमेंबर द बायर कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन केस ऑफ सेलर विल बी वन रिस्पॉन्सिबल, जहाँ पे एक बार सेलर रिस्पॉन्सिबल हो गया वहां पे बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर सेलर ने बायर को पहले गुड्स यूज करने के लिए दे दिए कि भाई तुम यूज करके देख लो सैंपल को, अगर तुम्हें इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप मत खरीदना, और अगर वो उसके एग्जामिन करने के बाद उसे अच्छा लगता है फिर खरीदता है, तो इस केस में जो डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर है वो अप्लाई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल ए प्लेसेस एन ऑर्डर फॉर 50 टॉयज कार विद सी बी, ठीक है, ए ने क्या है 50 टॉय कार्स का ऑर्डर दे दिया बी को। ही चेक्स वन सैंपल, उसने एक सैंपल देख लिया कि कार इज रेड, कार क्या है, रेड है। द रेस्ट ऑफ कार टर्न आउट ऑरेंज, लेकिन बाद में पता चला कि जो कार का कलर है वो ऑरेंज निकला, ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ कैवेट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी जो है इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि जो उसने पहले ए ने क्या पहले ही चेक कर लिया था कि उसको लाल का रेड कार मिल रही है, बट बी ने क्या उसे ऑरेंज भेज दी, तो इस केस में कैवेट एम्प्टर क्या अप्लाई नहीं होता है। अगला है फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द सेलर। अगर देखो सेलर फ्रॉड है मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है, दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन इफ द सेलर ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ बायर फ्रॉडली, अगर वो बायर को फ्रॉडली बेचता है, ठीक है, तो यहाँ पे कैवेट एम्प्टर अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहले उसने उस पर फ्रॉड कर लिया या उसको उससे धोखाधड़ी से कर लिया, ठीक है। सेलर कंसेंट डिफेक्ट, या तो वो डिफेक्टिव पीस पर पकड़ा देगा उसे, या उसे दोबारा एग्जामिन करने के लिए देगा। अगर उसने एग्जामिन करने के लिए दिया तो बायर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इन दोनों केसेस में सिर्फ सेलर ही होगा, ठीक है। अगर उसने मान लो फॉर एग्जांपल
देखो ये जो लाइन है वो कह रही है कि अगर देखो जो सेलर है वो बायर को फ्रॉड से अब कोई भी गुड्स बेच देता है, या उसको कोई भी ऐसी गुड्स एग्जामिन करने दे देता है जो पहले से डिफेक्टिव है, तो इस केस में कैविट एम्प्टर जो डॉक्ट्राइन है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। बोथ केसेस में सिर्फ सेलर ही यहाँ पे गिल्टी माना जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अभी एक और लास्ट टॉपिक है एसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ये भी कैविट एम्प्टर की तरह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा हमने कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट पढ़े थे, ऐसे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के एसेंशियल एलिमेंट है। एटलीस्ट टू पार्टीज, एटलीस्ट दो पर्सन होने चाहिए, एक बायर एक सेलर, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। गुड्स यहाँ पे सिर्फ मूवेबल गुड्स ही आती हैं गुड्स के अंदर, ठीक है। तो आप मूवेबल गुड्स को ही बेच सकते हो, सेल परचेस कर सकते हो। प्राइस द कंसिडरेशन, इसके लिए जो भी आप बेच रहे हो उसके लिए कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। किसके रुपीस की टर्म में कुछ पार्टली मनी होनी चाहिए, या तो आप पार्टली रुपीस में कर सकते हो, पैसे में कर सकते हो, या पार्टली थिंग में गुड्स में कर सकते हो, बट प्रॉपर गुड्स में नहीं होनी चाहिए, उसमें मनी की फॉर्म इंक्लूड होनी चाहिए। जनरल प्रॉपर्टी इन द say contract of sale like we saw element of contract, the offer has to made then accepted, ऑफर बनाया जाता है फिर उसके बाद वो क्या एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही जो सेलर है वो क्या अपने गुड्स को सेलर क्या एक तरह से ऑफर बनाता है और बायर क्या उसे एक्सेप्ट करता है, यानी सेलर बेच रहा है बायर उसे खरीद रहा है, यानी एक ने ऑफर बनाया एक ने एक्सेप्ट कर दी, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल, यानी जो से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो एब्सोल्यूट हो सकती है, कंडीशनल हो सकती है। यानी जो कंडीशनेबल होते हैं, जिसमें कोई कंडीशन लगी होती है कि भाई ये लोगों के लिए है, इसे सिर्फ ये लोग इस वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये ऑफिस वर्क के लिए नहीं है, ये लैपटॉप, ठीक है, या ये कुछ भी, ये इसमें ज़्यादा से ख़राब हो जाएगा, ये इतना लोड नहीं ले सकता, तो पहले बता देता कि भाई इसकी ये कंडीशन है। द अदर एसेंशियल एलिमेंट क्या है, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट present here the like competency of parties, legality of object consideration, ये सारे क्या है essential element of contract है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, जो पार्टी से वो लीगल कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए। ये तो बेसिकली कुछ चीज़ें जो हर कॉन्ट्रैक्ट में आती है, कोई से भी कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो टॉपिक जो आज हमने कंप्लीट कर लिया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे एलएलपी एक्ट 2008, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप लोगों को वीडियो चलेगी होगी। वीडियो चले तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।